तुम्हें पता है राजेश, आधुनिक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट कब दिया गया था? मुझे नहीं पता नंदिता मैम। दरअसल आधुनिक कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक इंग्लिश गणितज्ञ एलन ट्यूरिंग ने 1936 में दिया था। ट्यूरिंग ने एक बहुत ही सरल उपकरण यूनिवर्सल कंप्यूटिंग मशीन पेश की थी। उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि इस तरह की मशीन टेप में स्टोर्ड किसी भी गणनीय की निर्देश के मुताबिक गणना कर सकती है। इसके थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने एक ऐसी तकनीक इजाद की जिससे ये मशीन प्रोग्रामेबल हो गई। ट्यूरिंग के डिजाइन का कॉन्सेप्ट स्टोर्ड डेटा पर आधारित था। इसके मुताबिक गणना करने के लिए सारे निर्देश मेमोरी में रखे गए थे। ट्यूरिंग की बनाई मशीन्स मौजूदा वक्त में भी कंप्यूटेशन थ्योरी की स्टडी में काफी कारगर हैं। अगर उनके सीमित मेमोरी स्टोर वाली बाध्यता को छोड़ दिया जाए तो मॉडर्न कंप्यूटर्स ट्यूरिंग के विकसित मशीन का ही रूप हैं। इसके बाद वॉन न्यूमैन ने भी मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए ट्यूरिंग की धारणा को सही माना। इन 3 मशीनों में से पहली मशीन 1941 में बनी। वो वैक्यूम ट्यूब्स के जरिए काम करती थी। इससे कंप्यूटर्स तेज तो चलते थे पर उनका वजन ज्यादा हो गया। तो मतलब वैक्यूम ट्यूब्स ने सारी प्रॉब्लम्स को हल कर दिया? बिल्कुल नहीं। अब वैक्यूम ट्यूब्स का कोई इस्तेमाल नहीं है। मैं तुम्हें और बताती हूँ। तो राजेश, क्या तुम्हें पता है कि पहली और दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन मशीन्स के रूप में कब विकसित हुए? कृपया बताइए नंदिता मैम। देखो, शुरुआती गणितीय मशीन्स में प्रोग्राम्स फिक्स होते थे। उनके फंक्शंस बदलने पर उन मशीन्स को फिर से बनाने और रीवायरिंग की जरूरत पड़ती थी। एक स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर इस तरह डिजाइन रहता है जिसमें निर्देश मेमोरी में स्टोर रहता है और कंप्यूटर उसी के मुताबिक गणना करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के जॉन वॉन न्यूमैन ने भी एडवैक पर अपनी पहली रिपोर्ट जाहिर की थी, जिसे इनियाक के बाद 1945 में दूसरी जनरेशन कंप्यूटर का प्री मॉडल माना गया। इसके बाद मैनचेस्टर बेबी सामने आया। ये दुनिया का पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। इसे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के फ्रेडरिक सी विलियम्स, टॉम किलबर्न और जियोफ टूटिल ने मिलकर बनाया था। इसमें सबसे पहला प्रोग्राम 21 जून 1948 को रन हुआ था। उस वक्त ये पहली वर्किंग मशीन थी जिसमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाली सभी खूबियां शामिल थीं। मैनचेस्टर बेबी के बनाने के बाद एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। मैनचेस्टर मार्क 1 का बनना उसी डेवलपमेंट का नतीजा था। उसके कुछ वक्त बाद ही डेवलपमेंट की सीरीज में मार्क 1 मॉडर्न कंप्यूटर के रूप में सामने आया। इसे फेरेंटी मार्क 1 भी कहा गया। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था जो हर काम के लिए था और 1951 में व्यावसायिक रूप से सबके लिए उपलब्ध था। तो क्या हम आजकल फेरेंटी मार्क 1 वर्जन यूज करते हैं? नहीं, आज के कंप्यूटर्स के मुकाबले वो बहुत पुराने मॉडल हैं। नए कंप्यूटर्स काफी अलग हैं। तुम्हें पता है राजेश, उसके बाद क्या क्या हुआ? कृपया बताइए नंदिता मैम। ठीक है, 1955 में ट्रांजिस्टर बनाया गया था। ट्रांजिस्टर्स ने वजनी वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। ये कंप्यूटर के विकास का सेकेंड जनरेशन था। ट्रांजिस्टर्स ने सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स को जन्म दिया। वैक्यूम ट्यूब्स के मुकाबले ट्रांजिस्टर्स से कई फायदे हैं। वो छोटे होते हैं,
और वैक्यूम ट्यूब से कम पावर खर्च करते हैं। साथ ही उनसे कम हीट निकलती है। सिलिकॉन जंक्शन ट्रांजिस्टर्स वैक्यूम ट्यूब से ज्यादा भरोसेमंद थे और लंबे वक्त तक या अनिश्चित वक्त तक सेवाएं दे रहे थे। साथ ही ट्रांजिस्टर्स से बने कंप्यूटर्स में हजारों की संख्या में बाइनरी लॉजिक सर्किट स्टोर किए जा सकते थे। दुनिया में पहला ट्रांजिस्टराइज्ड कंप्यूटर 1953 में शुरू हुआ था और इसका दूसरा संस्करण अप्रैल 1955 में बनकर तैयार हुआ था। ये काफी मजेदार है कि ट्रांजिस्टर्स ने वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली। हाँ, हालांकि इसके बाद भी कई बदलाव होते गए राजेश। मैंने इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में भी काफी सुना है। इसने भी कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सही कहा राजेश। 1952 में इंटीग्रेटेड सर्किट्स या आईसीज के आविष्कार ने कंप्यूटर के विकास को नई राह दी। इंटीग्रेटेड सर्किट की खोज के बाद गणनीय शक्ति में कई खास बदलाव किए जा सके। इंटीग्रेटेड सर्किट का विचार सबसे पहले 1952 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के रॉयल रडार एस्टैब्लिशमेंट में काम करने वाले एक रडार साइंटिस्ट जियोफ्रे W.A. डमर ने दिया था। सबसे पहले जैक किल्बी ने टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और रॉबर्ट नॉइस ने फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में आईसीज बनाया था। किल्बी ने अपने नए गैजेट्स को सेमीकंडक्टर मटेरियल के रूप में पेश किया। इस मटेरियल में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को फ्रेम करने वाले सभी तत्व शामिल थे। रॉबर्ट नॉइस के बाद एक अमेरिकी भौतिक शास्त्री ने नया सिलिकॉन चिप बनाया। उनके चिप ने उन मुद्दों को भी हल कर दिया जो किल्बी नहीं कर सके थे। ये चिप्स सिलिकॉन से बनाए गए थे, जो किल्बी के जर्मेनियम से बने चिप्स के मुकाबले बेहतरीन थे। नए आईसीज बनने के बाद दुनिया में कंप्यूटर्स का कमर्शियल और पर्सनल लेवल पर खूब इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर की खोज की गई। प्रीमियर माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 4004 का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इंटेल में काम करने वाले टेड हॉफ, फेडेरिको फैगन और स्टैनली मेजर ने दिया और उन्होंने ही इसे बनाया। तो क्या हमारे सिस्टम में लगा माइक्रो प्रोसेसर सबसे आधुनिक खोज है? हाँ, अब तक तो है। हालांकि कोई नहीं जानता कि कब कोई नई खोज सामने आ जाए। इसके बाद राजेश, साइंटिस्ट्स ने जिस सबसे जरूरी चीज की खोज की वो इंटरनेट है। हाँ, इसी की वजह से हमारी दुनिया मॉडर्न है नंदिता मैम। बिल्कुल ठीक। दरअसल रिसर्च साइंटिस्ट कंप्यूटर को हर तरह के काम में इस्तेमाल करना चाहते थे। इसी के चलते इंटरनेट का विकास हो पाया। अमेरिका की एक डिफेंस एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी, जिसे APRA भी कहते हैं, इसने ये फैसला किया कि अलग अलग जगहों के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में बैठे लोगों के साथ कंप्यूटर शेयर किया जाएगा। इसी पर चलकर आगे डेटा लिंक्स शेयर करने के लिए एक नेटवर्क बना, जिसे हम ARPANET कहते हैं। इस विचार को कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ साझा किया गया था और इंटरनेट के विकास में कई साइंटिस्ट ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके बाद इंटरनेट उन साइंटिस्ट्स के लिए गौरव बन गया जो कंप्यूटर के जरिए इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते थे। ये मौजूदा वक्त के इंटरनेट युग की शुरुआत थी। उसके बाद 1970 के दौर में कई स्वतंत्र कंप्यूटर नेटवर्क्स सामने आए।
ये सभी नेटवर्क्स ARPANET के जरिए एक दूसरे से जुड़े थे। विंडसर्फ एक प्रोफेसर और एक इंजीनियर रॉबर्ट कान ने मिलकर कॉमन ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल्स या TCP बनाया। दरअसल TCP का काम कुछ रूल्स को फॉर्म करना है। इन्हीं रूल्स के मुताबिक हर इंसान इंटरनेट के जरिए अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। साथ ही ये भेजे गए या रिसीव किए गए मैसेजेस के सही तरीके से पहुंचने की भी जांच करता है। आजकल हम जिस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल या IP है। IP मैसेज को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर भेज देता है। अगर आप किसी को कोई मैसेज भेज रहे हो तो उसे बिल्कुल उसी जगह पहुंचना चाहिए जहां आपने भेजा है।